मुझे याद दिलाइए, रिकॉल कराइए, हम लोग कहाँ पे थे, कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग। बैंक के स्कूल में हमने कमर्शियल बैंक स्टार्ट कर दिया था ना। कमर्शियल बैंक्स में मैंने आपको बताया था कितने तरह के बैंक है, वो लिखा दिया था मैंने आपको। एक बार कॉपी दिखाओ ना मुझे विमल, तुम था ना लास्ट क्लास में, आप दोनों थे कि नहीं लास्ट क्लास में। हाँ, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद तुम्हारा, ठीक है ये लीजिए, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, 3 बैंक मैंने लिखा है आपको। कमर्शियल बैंक लिखा दिया मैंने आपको। शेड्यूल बता दिया, 2 तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। अच्छा ये बता दिया ना, ठीक है। अब लिखेंगे The SCBs are categorized into 5 different categories, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो SBI का लिख लिया था हमने, इसका नाम पुराना क्या था, ठीक है। नाउ गिव अ हेडिंग SBI। SBI तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बोला आपको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले इसका क्या नाम था आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड बिफोर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इट वाज प्रेसिडेंसी बैंक्स, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। फाइनली इन 1955 under Gorwala committee the government has nationalized this Imperial Bank of India into State Bank of India. So earlier that time State Bank of India along with जो ब्रिटिश इंडिया था, फाइन, तो जो प्रिंसिपैलिटीज़ होती थी, कहने का मतलब जो आपके ब्रिटिश इंडिया, 2 इंडिया होता था, एक ब्रिटिश इंडिया एक प्रिंसली स्टेट जहाँ पे राजा वाजा लोग शासन करते थे, तो वहाँ पे भी SBI था। तो वहाँ के SBI के जो थे 5 प्रिंसिपैलिटीज़ एग्जैक्टली, तो SBI विथ 5 एसोसिएट हुआ करते थे, फाइन, जिसमें आपका बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, फाइन, स्टेट बैंक ऑफ, ऐसे करके 5 एसोसिएट बैंक हुआ करते थे, फाइन। फाइनली बाद में क्या किया, 2019 के आसपास इन 5 बैंक्स को अलॉन्ग विद द महिला बैंक, एक पूरा बैंक बनाया था, दिस इज ओनली ऑफ महिला, से उसमें महिला, उस बैंक को मर्ज कर दिया गया SBI के साथ। तो आज सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले क्या होता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ एसोसिएट स्टेट बैंक, तो जहाँ से जाओगे तुम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तो उनका अलग होता था, समझ रहे हैं। उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर उनका अलग होता था, स्टेट बैंक ऑफ जोधपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, फाइन। तो ये सारे क्या थे, आपके प्रिंसली स्टेट थे। तो यहाँ पे भी SBI था, बट ये एसोसिएट बैंक होते थे, समझ रहे हैं मेरी बात। बट बाद में सरकार ने 2019 में इन सबको एक साथ मर्ज कर दिया, तो अब ये सारे एसोसिएट बैंक खत्म हो गए, बस एक ही कैटेगरी है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइन। लिखेंगे इस बात को, लिखोगे प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, previously it was called Imperial Bank of India, Imperial Bank of India, which was created by amalgamating, amalgamation मतलब मिला देना, amalgamating the 3 presidency bank, the 3 presidency bank, namely Bank of Calcutta, Bombay and Madras, Bank of Calcutta, Bombay, Madras in 1921. Full stop. Later in 1921, later
In 1955, later in 1955, Imperial Bank of India was nationalized. Imperial Bank of India was nationalized as the State Bank of India. Later in 1955, Imperial Bank of India was nationalized as a State Bank of India on the recommendation of Godwala Committee. On the recommendation of Godwala Committee. On the recommendation of Godwala Committee. ओके, फिर लिखेंगे। फिर 1960 में क्या किया गया, अलॉन्ग विद दिस लिखोगे इन 1960 एसबीआई ने इन जो 5 जो बैंक हुआ करते थे वहां पे जयपुर में, इन सब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। तो इन 1960 एसबीआई टुक कंट्रोल ऑफ 7 regional banks, not 5, it was 7, sorry, 7 regional bank of former princely state. The SBI took control of the 7 regional bank of princely state, former princely state. Fine, and they were renamed as fine, लिखोगे 1 2 ऐसे करके, they were renamed as State Bank of Bikaner and Jaipur. State Bank of Bikaner and Jaipur. Fine, फिर लिखो State Bank of Hyderabad. State Bank of Bikaner and Jaipur. State Bank of Hyderabad. State Bank of Indore. State Bank of Indore. State Bank of Mysore. इंदौर के बाद लिखो मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। फिर लिखो स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ट्रावनकोर। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। 7 हुआ, देखना कौन सा छूट रहा है। हो गया। अच्छा, ट्रावनकोर कहाँ पे था ये प्रीति, किस एरिया को कहते थे ट्रावनकोर? साउथ में कहाँ पे? तो केरला और थोड़ा सा कर्नाटका तमिलनाडु का रीजन ये ट्रावनकोर होता था, ये अलग था, है ना। ये लोग डिमांड करते थे कि अपने को भी अलग देश चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गए आपके 7, है ना। तो एसबीआई अलॉन्ग विद दिस 7 बैंक्स, ठीक है। उसके बाद लिखोगे राइट ऑल ऑफ देम अलॉन्ग विथ भारतीय महिला बैंक, all of them along with Bharatiya Mahila Bank, all of them along with Bharatiya Mahila Bank had been gradually merged with SBI, ठीक है। SBI जिसमें से पहला मर्जर जो होता है दिस इज व्हाट, एक 2008 में होता है, एक दूसरा 2010 में होता है। तो पहला जो SBI का एसोसिएट था, एक था स्टेट बैंक ऑफ तुम्हारा सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो ये 2 पहले बैंक थे जिसको SBI के साथ मर्ज किया गया, जिसमें सबसे पहला था 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद 2010 में स्टेट बैंक ऑफ
आपका इंदौर, गेटिंग अपॉन, एंड लेटर ऑन बाद में पांचों बैंक बचे, बाद में इनको फिर मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो लिखेंगे वाइट, द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वाज मर्ज इन 2008, द स्टेट बैंक ऑफ Saurashtra was merged in 2008, and State Bank of Indore was merged in 2010, and the five remaining associate banks along with Mahila Bank were merged in 2017. Okay, full stop. So this was the history of SBI. ठीक है, तो इसकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है? प्रेसिडेंसी बैंक से, जहाँ पे 48 में फिर धीरे धीरे करके 3 प्रेसिडेंसी बैंक सेटअप किया था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड चेन्नई में। उनको 1921 में फिर सरकार इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना देती है, एंड बाद में 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एज SBI। फिर SBI जो और रीजनल प्रिंसली स्टेट थे 7, वहाँ भी जो बैंक्स थे रीजनल, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेती है, उनको ख़रीद लेती है और उनका नाम कर देती है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ओके, एंड लेटर ऑन अगेन, एंड इट हैज़ बीन डन इन 1960, 1960 में करती है। फिर बाद में क्या होता है कि 2008 में जब बैंक का मर्जर स्टार्ट होता है, तो द फर्स्ट बैंक वाज द बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, विच वाज मर्ज विद द SBI। क्या? नहीं, ऐसा लिखा दिया गया मैंने। नहीं, 1960 में क्या किया, SBI ने इन सारे रीजनल बैंक्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले गया। तो उस दिन से ये लोग नाम कहलाने लगे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। हाँ, वो तो ठीक है, इनको रीनेम किया अपने कंट्रोल करने के बाद, उसका नाम चेंज किया हमने, समझ रहे। पहले ये जो बैंक थे, समझिए मेरी बात, पहले ये जो बैंक थे ये रीजनल बैंक्स थे, यानी कि कहलाता था बैंक ऑफ जयपुर ऐसे करके, फाइन। बाद में SBI ने इन सब बैंक को अपने अंदर ले लिया, कहने खरीद लिया, और उसका नाम चेंज कर दिया। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ ये हो गया, एसोसिएट बैंक कहते थे इनको, ठीक है ना। यस, एग्जैक्टली। फिर बाद में इन जो 7 एसोसिएट बैंक थे, इसमें से 2 सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को SBI के साथ मर्ज कर दिया। तो जब मर्ज करेंगे तो फिर कितने बैच बनेंगे? 6 बचेंगे, फाइन। फिर 2010 में हमने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी मर्ज कर दिया, तो अब कितने बचेंगे? 5, फाइन। तो पांचों बैंक्स को अलॉन्ग विद एक और बैंक था महिला बैंक, इन 6 बैंक को फिर 2017 में सरकार ने फिर सबको SBI के अंदर मर्ज कर दिया। तो अब कोई भी एसोसिएटेड बैंक नहीं बचा है, सिर्फ ओनली SBI। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात है, क्या बात समझ में आई है ना स्टोरी। फिर उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है SBI का? दिल्ली में। कहाँ? नहीं, कहाँ होगा? देखो जहाँ भी, कहाँ होगा? मुंबई। तो जहाँ भी ज़्यादातर जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? मुंबई, फाइन। तो ज़्यादातर जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको मुंबई में मिलेंगे सारे, ठीक है ना, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन। तो उन एक्सेप्शन को याद कर रखना, बाकी डिफ़ॉल्ट समझ लेना कि वो मुंबई में, ठीक है ना। जैसे सिडबी का मुंबई में नहीं है, सिडबी का लखनऊ में। नेशनल हाउसिंग बैंक है उसका आपका दिल्ली में, फाइन। बट ज़्यादातर RBI, इरिडा, सेबी, एनीथिंग दैट विल कम इन टू द मुंबई, ठीक है ना, फाइन। तो उसका हेडक्वार्टर लिख लो, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, द हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI, है ना, बहुत बड़ा बैंक है। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी और इसका जो टोटल लोन में कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से भी, है ना। तो लिख लोगे SBI इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, SBI is the largest bank in India
with 23rd market share in asset, with a 23% market share in asset, along with the share of around 25% in the loan and deposit market. Loan and deposit market लिखा आपने. उसके बाद हेडिंग दीजिए नेशनलाइज्ड बैंक. फाइन, तो ये भी नेशनलाइज्ड बैंक ही है, क्योंकि लेकिन हम एसबीआई को नेशनलाइज के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हमने अलग से, क्योंकि ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है इनका नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, और एसबीआई को उससे पहले नेशनलाइज कर दिया गया था. तभी हम इसको अलग से दिखा रहे हैं, जिसमें जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका नेशनलाइजेशन होगा, जहाँ पे कितने बैंक्स हो जाएंगे फिर टोटल. फाइन, 12 बाद में है ना. शुरू में कितने बैंक्स थे, शुरू में हमने नेशनलाइज किया था 14 बैंक, है ना. बाद में 6 बैंक को 1980s में किया, 1969 और 1980, 2 वेव ऑफ नेशनलाइजेशन आया था बैंक का. फाइन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 14 बैंक कब किए गए, 1969. तो उस समय के जितने बड़े बड़े बैंक थे प्राइवेट, उन सबको क्या किया सरकार ने लेके नेशनलाइज बना दिया, यानी सरकार की बैंक बना दिए. पॉइंट. फिर 1980 में 6 और बैंक को कर दिए गए. फिर बाद में जब स्टार्ट होता है 1991 के बाद, फिर धीरे धीरे क्या किया सरकार, इस बैंकिंग इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दी. फाइन, लिबरलाइज करने के बाद क्या किया, फिर जितने भी बैंक्स थे, बहुत सारे जो छोटे छोटे बैंक्स थे, उनको हमने फाइनली आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज किया गया. मर्ज करने के बाद फाइनली अभी ये जो बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये टोटल कितने हैं अभी, 12, है ना. ये भी मैंने आपको बताया था कौन किस दिन मतलब किसके साथ मर्ज किया, ये सब मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है. तो नेशनलाइज्ड बैंक, राइट अंडर दिस, ड्यू टू द बैंकिंग क्राइसिस and the failure of banks in the various part of the country, at the end of 1949, the government took necessary step to regulate and control commercial bank. Regulate and control commercial banks. Full stop. The government passed Banking Companies Act in 1949. The government passed the Banking Companies Act 1949, which was later renamed as Banking Regulation Act 1949, which was later renamed as, कहाँ तक छूटा आपने? The government passed Banking Companies Act 1949, which was later renamed as Banking Regulation Act 1949, which was later renamed as Banking Regulation Act 1949. Full stop. It provides a legal framework. It provides a legal framework for regulation of banking, for the regulation of banking system in India. Fine. In India. Full stop. फिर लिखेंगे in the year 1969, comma, certain provision were introduced in the Banking Regulation Act. Certain provision were introduced in the Banking Regulation Act
certain provision were introduced in Banking Regulation Act 1949 fine 49, which leads to the 14 banks to be nationalized, will lead to the 14 private sector banks to be nationalized in 1969. Nationalized 1969. Fine, लिखोगे these provisions brought the social control on banks. These provision brought the social control on banks. Social control on banks. Fine. Social control on banks. The government pursued this policy. The government pursued this policy in the banking system so that the advances and the loans of these banks were not concentrated only in urban area and to shift their priorities towards the sectors like agriculture, sectors like agriculture, MSME, micro, small and medium enterprises, MSME, etc. Fine. This is also called the first wave of nationalization. This is also called the first wave of nationalization. ठीक, पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे. Again in 1980, the government nationalized 6 more private banks. Again in 1980, the government nationalized 6 more private banks. 6 more private banks having total demand and time liabilities. डिटेल जिसको कहते हैं having total demand and time liabilities, of minimum 200 crore, of minimum 200 crore, 200 crore, full stop, 200 crore. फिर लिखेंगे, लिख लिया आपने. फिर पैराग्राफ ऑप्शन के in 1993 the new Bank of India was merged with Punjab National Bank.
पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फुल स्टॉप। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, शुरू में 20 16 उस समय किए थे, 6 भी किया 20, फिर अभी एक को मर्ज कर दिया, कितना बचा 19, फिर बाद में जितने मर्जर हुए तुमको मैं उसमें पहले लिखा चुका हूँ। तो अब टोटल कितने बच गए, टोटल 12। ठीक है ना, सबके साथ मर्ज कर दिया गया। दिस इज व्हाट नाउ। अब हेडिंग दीजिए राइट, 12 सेक्टर बैंक्स है ना, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं आपके, एक एसबीआई है और 11 आपके बाकी बैंक्स, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक है ना। ये शायद मैं तुमको लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो मैं लिखा दूंगा, नहीं तो मैं नहीं लिखाऊंगा। देखो एक बार, तो लिस्ट लिख लो, लिस्ट लिख लो सारे बैंक्स का। देयरफॉर at present there are 12 public sector banks. Therefore at present there are 12 public sector banks. There are 12 public sector banks along with SBI. हाँ 11 पब्लिक सेक्टर बैंक अलॉन्ग विद द एसबीआई, तो 12 हो गया भाई, तो 12 सेक्टर बैंक अलॉन्ग विद द एसबीआई, एसबीआई के साथ ही 12 ही लिखो अलॉन्ग विद द एसबीआई। ठीक है, तो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें लिखोगे दे आर, कौन सा पहला, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 1 2 3 करके लिख लो। पंजाब नेशनल बैंक पहला, फर्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा लिखो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, फिर लिखो बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, फिर लिखो सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर लिखो कैनरा बैंक लिखा आपने, फिर लिखो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई, फिर लिखो इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर लिखो पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर लिखो इंडियन बैंक, फिर लिखो यूको बैंक, यूको यूको बैंक, फिर लिखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लास्ट में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइन। चलिए ये हो गया। अब हम कमर्शियल बैंक देख रहे हैं। अब कमर्शियल बैंक के अंदर हमने देखा ये सारे बैंक्स क्या हो गए, एसबीआई अलग हो गया, नेशनलाइज, तो टोटल बैंक कितने हो गए हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब हम प्राइवेट सेक्टर्स बैंक की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए प्राइवेट सेक्टर बैंक, फाइन। तो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक भी आपका दो तरह का है, एक है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, हाँ कमर्शियल बैंक के अंदर है ये, फाइन। कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमने देखा ना, टाइप्स लिखाया था तुमको, देखो कमर्शियल बैंक्स के अंदर टाइप्स बताए थे मैंने आपको। पहले क्या था, एसबीआई नेशनलाइज बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, फॉरेन बैंक एंड देन आरआरबीज। दिख रहा है कैसे नहीं लिखा है तुम लोगों को, ऐसा लिख हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको नहीं लिखाया हो। तो ये तो मैंने पूछा था आपसे, आपने बोला कि सर, मैंने बोला ना एससीबीज आर कैटेगराइज इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप, लिखा है मैंने आपको, उतना पीछे मत जाइए, लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, कितने तरह के बैंक हैं, एक आपका नेशनलाइज बैंक, एक स्टेट बैंक होगा, एक इंडियन प्राइवेट बैंक होगा, एक प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक होगा और एक रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया नेशनलाइज बैंक, हमने देख लिया एसबीआई बैंक, ठीक है, सारे कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, अब इसी कमर्शियल बैंक में अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक, अब ये देसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, विदेशी वाला नहीं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जो प्राइवेट सेक्टर में, उसमें भी दो तरह के बैंक्स थे, फाइन, एक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर्स बैंक और दूसरा आपका न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक, तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर्स बैंक कौन कौन सा था, तो हमने देखा कि सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ 1980, है ना, जहां पे जितने भी प्राइवेट बैंक थे जिनका डिटेल 200
करोड़ के आसपास था, सरकार ने उसको अपने अंदर ले लिया, उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। समझ रहे मेरी बात? 80s में कुछ बैंक बच गए। 80s में सेकंड आया ना बाबू, 69 में पहला आएगा, तो इसमें क्या आएगा? सेकंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन। तो सेकंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन में जो जो बैंक बच गए हमारे, समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो बैंक जिसका डीटीएल कितना था, 200 करोड़ के आसपास था, तो इन सारे बैंक को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। लेकिन वो सारे प्राइवेट बैंक्स जिनका इतना ज़्यादा साइज नहीं था, इतने बड़े नहीं थे, छोटे छोटे बैंक्स थे, तो सरकार ने उसको नेशनलाइज नहीं किया। तो वो बैंक आज भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सारे बैंक्स आपके हो गए ओल्ड प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। समझ रहे हैं? तो बहुत कम है, आपको यहाँ पे दिखेंगे भी नहीं। राइट? उसके अलावा ये जो नए प्राइवेट सेक्टर्स बैंक हैं, ये एग्जैक्टली न्यू बैंक स्टार्ट होता है कब से? जब 1991 का रिफॉर्म किया जाता है। फाइन? जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का भी रिफॉर्म होता है, बैंकिंग सेक्टर को ओपन किया जाता है, और सरकार क्या करती है 91 में? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार बैंकिंग जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा लैक्स करती है। फाइन? उसको लूज करती है, सो दैट कि देयर शुड बी अ इक्वल फुटिंग फॉर एवरीवन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। तो यहीं पे फिर नए बैंक्स बनते हैं यहाँ पे। फाइन? 1993 में, जिसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करती है सरकार, एंड आफ्टर दैट द गवर्नमेंट, द आरबीआई हैज ऑल्सो, आई मीन क्या करती है वो, डिस्ट्रीब्यूटेड द लाइसेंस ऑफ दिस। और यहीं पे जो बैंक बनते हैं, जैसे आज के दौर में देखोगे एक्सिस बैंक, फाइन, जैसे आपका आईसीआई बैंक, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। तो ये जितने आपको प्राइवेट सेक्टर्स बैंक देख रहे हैं ना, दे आर द न्यू प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। समझ रहे हैं? इनका बर्थ डेट काफ़ी मेरे हमारे आसपास के साथ के होंगे। ठीक है? एक होता है ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाला जो 1980s में बच गया, बहुत सारे छोटे छोटे जो बैंक्स थे। फाइन? एक तो वो है। बाद में नए वाला, ये सारे कब बनते हैं? 1991 के बाद, जब सरकार इस सेक्टर को रिफॉर्म करती है। फाइन? और यहाँ पे निजी भागीदारी को, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए इस मार्केट को ओपन करती है। फाइन? तो यहीं पे बहुत सारे नए नए प्राइवेट बैंक्स खुलते हैं। फाइन? सो दीज आर कॉल्ड न्यू बैंक, जिसमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसे जितने भी बैंक्स देखेंगे आप प्राइवेट वाले, फाइन, वो सारे कौन से हैं? आपके न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। समझ गए मेरी बात? ना है ना? तो तुम लोग का बैंक है किसी खाता, किसी में न्यू प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में, सरकारी बैंक्स में आप लोगों का खाता? किस बैंक में आप लोगों का खाता? एसबीआई में तुम्हारा? एसबीआई की कस्टमर बैठ के यहाँ पे है कि नहीं? भाई साहब लंच के बाद आना। सबसे बड़ा बैंक है, मेरा भी है एक खाता एसबीआई में, बट अभी मैं चला नहीं रहा हूँ उसे। एसबीआई का तो रहता ही है, एसबीआई प्रेफर करता है। दुनिया को सबको लगता है कि एसबीआई मतलब सरकार का बैंक है, और उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही होता है ना? तुम जाओगे तो बोले लंच के बाद आइएगा, फिर जाओगे तो कल आइएगा। तो उनका ऐसे ही होता है। चलो हेडिंग दो, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। ठीक है? ठीक है, लिखेंगे द बैंक्स whose major share of capital, the bank whose major share of capital, the bank whose major share of capital is held by the private shareholder, is held by the private shareholder, is referred as private sector banks, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, प्राइवेट सेक्टर। और ये कौन से हैं? इंडियन, के नाम लगा देना, देसी वाला इंडियन, प्राइवेट सेक्टर इंडियन। ठीक है, लिखोगे प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स आर ऑफ टू टाइप, प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स आर ऑफ टू टाइप, टाइप नंबर 1 लिखो, द ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। पॉइंट 1, द ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें लिखेंगे दीज आर द बैंक विच वर नॉट नेशनलाइज्ड, these were the bank which were not nationalized in 1969 and 1980. These were the bank which were not nationalized in, दो बार हुआ nationalization, in 1969 and 1980. Due to their small size,
and regional focus. Due to their small size and regional focus. Due to their small size and regional focus. Fine. Second heading though, new private sector Indian bank. New private sector Indian bank. लिखेंगे, these are the banks that came into existence after 1991. These are the banks that came into existence. These are the banks that came into existence after 1991 with the introduction of economic reform. With the introduction of economic reform and financial sector reform. And financial sector reform. Fine. फिर लिखेंगे, the Banking Regulation Act 1949 was amended. The Banking Regulation Act 1949 was amended. The Banking Regulation Act 1949 was amended in 1993 and allowed the entry of new private sector banks and allowed the entry of new private sector banks. New private sector banks. The example includes लिख लो नाम सबका, ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक्स, ओके। फिर अब कैटेगरी हमारी कौन सी बची? प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक। हेडिंग दीजिए, प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक। क्योंकि पहले ये सब नहीं था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वैसी नहीं थी, रेगुलेटेड मार्केट था ना, ओपन नहीं था, क्लोज्ड इकोनॉमी थी हमारी। फिर 1991 के बाद धीरे धीरे हमने एंट्री स्टार्ट की। तो पहले अपने लोगों को यहाँ पे दिया, फिर बाद में 2005 में, है ना, द गवर्नमेंट और द RBI हैज रिलीज द पेपर रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ दीज फॉरेन बैंक्स। फाइन। तो 2005 के बाद से फिर ये सारे बैंक्स आना स्टार्ट होते हैं। बट these foreign banks are not into the main banking business, which you can see as a brick mortar premises which are selling the different products, deposits, loans. But these foreign banks are exactly dealing in some specialized market, specialized niche, such as lots of consultancy services. Fine. Such as they are offering lots of underwriting services to the companies. Fine. तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है जो उसको देता है आपको, कंपनीज को। फाइन। तो ये नॉर्मल आपके साथ नहीं है, बहुत सारे बैंक्स कि वो डायरेक्ट आपके साथ है। मेनली दे आर इनटू दिस कॉर्पोरेट बैंकिंग। समझ गया मेरी बात, है ना? तो राइट, इसमें लिखेंगे RBI in 2005 released our first ever document for the entry of foreign banks in India. For the entry of foreign banks in India. Foreign banks in India. Full stop. लिखेंगे accordingly these banks started opening their branches
opening their branches in Indian market. In Indian market, full stop. Indian market, लिखेंगे full stop. Most of these foreign banks, most of these foreign banks are focused on trade finance, comma investment banking, comma external commercial borrowing, ECB, external commercial borrowing, comma wholesale lending, comma treasury services, etc. The example includes, एक दो एग्जाम्पल बताओ मुझे, ऐसा बैंक देखा तुम लोग कहीं फॉरेन? अभी तक लग रहा था कि एक्सिस बैंक ही फॉरेन बैंक था, है कि नहीं? HDFC में खाता खोलने लगता था, साला अब तो हम साला में तो साहब बन गया, है कि नहीं? एक नाम बता दो फॉरेन बैंक का जो तुमने देखा हो. सिटी बैंक का नाम सुना होगा आपने, सिटी बैंक सुना ना आपने? आप ड्यूशेक बैंक का नाम सुना आपने, HSBC बैंक का नाम आपने सुना होगा. बट दीज आर नॉट इनटू दिस डायरेक्ट लोनिंग सर्विसेज, है ना. मैंने बोला कि स्पेशलाइज, जैसे ट्रेड फाइनेंसेस पर एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग, कोई कंपनी बाहर से पैसा लाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, किसी कंपनी को यहाँ पे IPO लेके आना है, फाइन, तो उसके लिए बैंक की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वहाँ पे ऐसी स्पेशल सर्विसेज दे रहा है वो, फाइन. वो डायरेक्ट इसमें लोनिंग बिजनेस में नहीं हो, समझ रहे हैं? तो इसीलिए तुमको दिखता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास उसका कॉल नहीं आता सिटी बैंक वाले का. गेटिंग माय पॉइंट? तो सिटी बैंक हो गया, लिख लो. एग्जाम्पल इंक्लूड द सिटी बैंक, ड्यूशेक बैंक, लिखो. ड्यूशेक का स्पेलिंग लिख लिया तुम लोग? देखो ड्यूशेक का स्पेलिंग लग रहा है कहीं पे ड्यूशे बैंक. फिर लिखो HSBC बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस का तो सुना होगा नाम, अमेरिकन एक्सप्रेस. प्रीति बेचारी बोली सर मैं तो सुना ही नहीं, पैसे नहीं देख पाती हूँ मैं दिन भर, पापा मुश्किल से तो देते हैं मुझे, मैं कहाँ बैंक में कोई नाता नहीं है मेरा. ड्यूशेक बैंक, अमेरिकन बैंक, तुम लोग जब वो बन जाएगा सिलेक्शन लेके तब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तुम्हारा खुद का सैलरी अकाउंट खुलेगा तो उस दिन तुम लोग को आत्मनिर्भरता फील होगी कि मैं अब आज़ाद हूँ, मेरा खुद का पैसा है, मैं अपने बाप पे निर्भर नहीं करता हूँ, है ना. दिस इज ऑल्सो द मूवमेंट. चलिए फुल स्टॉप, ठीक है. तो ये सारे बैंक्स हैं हमारे पर. उसके बाद कौन सा बचा अब शेड्यूल बैंक में? RRB. हेडिंग दो, रीजनल रूरल बैंक, RRB, रीजनल रूरल बैंक, RRB. तो RRB को हम ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, ठीक है. आपने देखा होगा जैसे झारखंड ग्रामीण बैंक, फाइन. तो ये क्या है ग्रामीण बैंक? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली की हमने देखा यहाँ पे कि सरकार ने विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, फाइन, हैज ब्राउट लॉट्स ऑफ नेशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग सेक्टर. जहाँ पे हम देखते हैं 1955 में क्या करती है, SBI को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके SBI बना देती है. फिर 1969 में सरकार क्या करती है, 1614 बैंक को नेशनलाइज कर देती है. फिर हम देखते हैं 1980s में भी क्या करते हैं, फिर 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज कर देती है. इन दोनों का मकसद एक ही था कि ये जो बैंक्स थे दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द इंडस्ट्रियल टाउन और द अर्बन एरियाज, क्योंकि यहीं से इनका बिजनेस होता था. कमर्शियल बैंक्स है, बट दोज स्पेशल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, फाइन, जस्ट सच एज एग्रीकल्चर, MSME, rural or village economy was in dire need of finances, but these banks were not ready to give them, fine, because there's a lot of risk involved to give loan to these sector of the economy, because agriculture is, you know, is very dynamic, that depends upon the monsoon. If the monsoon goes bad, the agriculture also goes worst, fine. So here what exactly now, in order to concentrate in that particular
Grameen area, the government has created a different scheduled commercial bank, which is also mentioned in the second schedule. But these banks, as it has been said, these are the regional rural banks. Sir, the most of their activity would be focusing not in the urban areas, fine, but also in a rural area, but heavily in the rural area. So this is what exactly मैंने आपको PSL requirement बताया था last class में. In this priority sector requirement, you might have seen these banks have PSL requirement of 75%. It means of their total net bank adjusted credit, they have to provide 75% of the loan only to the agriculture and these sector of the economy, village sector of the economy, rural economy. Fine. तो यहीं पे हम बनाते हैं क्या, RRBs बनाया जाता है. Getting my point? And these RRBs in India are controlled or regulated by an entity which is called is NABARD, National Agriculture Board. Fine. NABARD अभी हम पढ़ेंगे, आपका डेवलपमेंट बैंक्स में आता है वो. तो RRB. फाइन. तो पहले RRB की जगह दो अलग संस्थाएं होती थी जो इस काम को करती थी. तो उन्होंने अलग से सरकार ने बैंक बनाया, किसके लिए, ग्रामीण सेक्टर्स के लिए. गेटिंग माय पॉइंट. फाइन. इस बात को लिखेंगे, हेडिंग दो. ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट था आरआरबीज का ना, ये 1975 में लाया गया. फाइन. और फाइनली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके 1946 में पहला आरआरबी सेटअप किया गया. गेटिंग माय पॉइंट. तो राइट अंडर दिस, as the purpose of nationalization of the banks, as the purpose of nationalization of the banks was not that much served, as rural economy, and agriculture sector were still devoid of institutionalized credit and finance. Full stop. To fulfill the demand of these sectors, comma, in 1975, the concept of regional rural bank was introduced and लिखा आपने, and the government passed an ordinance इसको हिंदी में कहते हैं अध्यादेश. ऑर्डिनेंस लिखा आपने in 1975 and the RRBs Act 1976 to provide sufficient banking and credit facility for agriculture and other rural sector. Full stop. Sectors लिखोगे. RRBs were set up on the recommendation of
RRBs were set up on the recommendation of, कौन सी रिकमेंडेशन, किस कमेटी ने दिया था रिकमेंडेशन, बता देगा जल्दी जल्दी। गुड़ वाला तो उसका था बाबू, SBI वाला, इसका नाम था इनका एम नरसिम्हम, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप कहते थे, या वो कमिटी या फिर वर्किंग ग्रुप, एम नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप लिखेंगे, लिख लो इस बात को, एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। और जो आरआरबीज होता है, जितने भी आरआरबीज होंगे तो वहां पे जो 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 कैपिटल होगा, यानी जो लोग लाएंगे बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे जो कैपिटल का रेशियो होता है वो होता है 50, 15 और 35, यानी कि 50 रेशियो 15 रेशियो 35, जहां पे 50% कौन लेके आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हिस्सा होता है, 15% हिस्सा किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, और 35 होता है स्पॉन्सर बैंक का, यानी कि को आरआरबी अगर सेटअप किया जाएगा मान लो झारखंड में, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो 200 करोड़ में हमने आरआरबी स्टार्ट किया है ना, हमने बैंक बनाया, तो वहां पे 200 करोड़ में 100 करोड़ कौन लेके आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके बाद 15 करोड़ कितना है, 15%, तो 100 करोड़ का कितना हो गया, और 15% यानी कि 15 करोड़, 15 करोड़ कौन लाएगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट, फाइन, एंड 35% जो है वो कौन लाएगा, स्पॉन्सर बैंक। तो स्पॉन्सर बैंक में जो पहले से हमारे पास जो मेन बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या एनी ऑफ दिस बैंक, फाइन, तो इसमें मेनली एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है, फाइन, तो एक कोई भी या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होता है, एक स्पॉन्सर बैंक होगा, तो यहाँ पे कोई SBI होगा, PNB होगा, एनीवन, रेडी में, फाइन। तो ये 3 लोग इस रेशियो में पैसा डालते हैं एंड दे स्टार्ट दिस बिजनेस, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप चलता है, क्या बात समझ में आ रही है आपको, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का किससे हिस्सेदारी होगी, 50%, 15% हिस्सेदारी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, और 35% हिस्सेदारी किसकी होगी, स्पॉन्सर बैंक की, ठीक है। तो लिखेंगे इस बात को, देखो, एट प्रेजेंट द RRBs is owned by 3 entities. The RRBs is owned by 3 entities, namely central government, state government and sponsor bank, in the ratio of 50, 15, 35, in the ratio of 50, 15, 35 respectively, fine. All the RRBs are SCBs, scheduled commercial bank, all RRBs are SCBs, scheduled commercial bank, सही है। All the RRBs are SCBs, और तुमको लिखाया था मैंने, अगर SCB होगा तो क्या फायदा मिलेगा इसको, if it is mentioned in the second schedule of RBI, what benefit it will have, जल्दी बताओ, तुम लोग भूलता जा रहा है, मैं पढ़ाता जाता हूँ, तुम लोग भूलता चला जाता है, बुराई नहीं है लेकिन भूलना नहीं, क्या फायदा होता है, जैसे मैंने बोला कि 2 तरह के बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक में बहुत सारे हैं, उसमें 2 तरह के, एक कमर्शियल बैंक में एक शेड्यूल बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक, दोज बैंक्स विच आर मेंशन्ड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI, फाइन, दे आर मेंशन्ड एज शेड्यूल बैंक, एंड दोज आर नॉट मेंशन्ड इन द सेकेंड शेड्यूल आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक। तो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर जो बैंक्स आपको दिखेंगे मोस्टली दे आर शेड्यूल बैंक, फाइन। नॉन शेड्यूल काफ़ी छोटे हैं किसी रीजनल फोकस में, फाइन, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है। फिर हमने शेड्यूल बैंक फिर देखा, बाय वर्च्यू ऑफ गेटिंग एंट्री इनटू दिस शेड्यूल ऑफ RBI, द बेनिफिट which banks can get out of this, that is they can avail the repo facilities from the RBI, fine, repo, as well as they also have some obligation
विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इन बैंक्स को क्या करना होगा, CRR SLR मेंटेन करना होगा। और क्या, अगर इनको लोन चाहिए तो ये लोन रेपो के अंदर, MSF के अंदर, बैंक रेट के अंदर ये RBI से ये लोग ले सकते हैं, है ना। तो ये इनको फैसिलिटीज मिलती है बाय बिंग इनटू दिस सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI। समझा मेरी बात कि नहीं? भूलोगे तो नहीं? आप प्रीति भूलेगी तुम क्या? नहीं सर भूलेंगे, मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है भूलना। हम भूलेंगे, लेकिन चीज़ों को हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो इस बात को लिखो, राइट। लिखोगे, दे ऑपरेट एट रीजनल लेवल इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, फाइन। और किसी एक स्टेट में एक से ज़्यादा 2-3 भी RRBs हो सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, देयर मे बी वन और मोर RRBs, देयर मे बी वन और मोर RRBs in particular state, in particular states, in particular states। फंक्शन डाल के लिखेंगे, RBI क्या करेगा, सेम। अब मुझे बताओ RRBs का क्या काम होगा, क्या काम होगा? लोन्स देना, किसको? टू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, फाइन। ऐसे बाकी भी देगा, बट मेन इसका फोकस यहाँ पे। फिर मैंने बताया PSL रिक्वायरमेंट में ये अपने 75% जितना भी लोन ये लोग देते हैं उसका 75% सिर्फ इस प्रायोरिटी सेक्टर को देगी लोन, ठीक है ना। प्रायोरिटी सेक्टर्स भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा मेन, क्योंकि ये रूरल इकोनॉमी को फोकस कर रहा है, तो छोटे छोटे जो रूरल सेविंग है उनको मोबिलाइज करेगा। दे विल क्रिएट द डिपॉजिट ऑफर्टिव, और इसी को सेक्टर को लोन देगा, समझ रहे हैं। और RRBs जो है इसको फंडिंग सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो फंडिंग सपोर्ट हमने देखा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, स्पॉन्सर बैंक दे रहा है। इसके अलावा इसको फंडिंग सपोर्ट कहाँ से मिलता है? डायरेक्ट सरकार से भी मिलता है, थ्रू NABARD। तो NABARD भी इसको डायरेक्ट पैसा देती है ना। तो NABARD क्या है? NABARD एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी, वो डायरेक्ट लोन नहीं देती है। NABARD क्या करती है? NABARD पहले बैंक्स को देती है, फिर ये बैंक्स जनता को देते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं NABARD। तो इसका जो रेगुलेटर है वो कौन है? NABARD। तो NABARD मेनली एग्रीकल्चर फाइनेंसेस में जितना भी पैसा जाता है सरकार डालती है, तो NABARD के थ्रू ही डालती है, फाइन। तो इसका रेगुलेटर भी कौन है? NABARD। तो इसको फंडिंग कहाँ कहाँ से मिलती है? NABARD से, स्पॉन्सर बैंक से, सेंट्रल बैंक से, स्टेट गवर्नमेंट से, समझ रहे हैं। तो राइट लिखेंगे इस बात को। द RRBs mobilize deposit, RRBs mobilize deposit primarily from, RRBs mobilize deposit primarily from rural or semi urban areas, rural or semi urban areas, rural and semi urban areas, and provide loan and advances, and provide loan and advances mostly to a small and marginal farmer, mostly to the small and marginal farmer, comma, agriculture laborer, comma, rural artisans, artisan ARTISN, कारीगर जिसको बोलते हैं artisans, and the other segments of priority sector, and other segment of priority sector। लिखेंगे फिर priority sector, पैराग्राफ चेंज करके। द सोर्स ऑफ फंड ऑफ RRB, the source of fund of RRBs comes from its owned fund, comes from its owned fund, खुद का पैसा, comma, deposits, comma, sponsor banks,
स्पॉन्सर बैंक्स कॉमा नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड एक्सेट्रा। फिर लिखेंगे पैराग्राफ, RRBs are supervised and regulated by, RRBs are supervised and regulated by NABARD, RRBs are supervised and regulated by NABARD, NABARD लिखेगा NABARD, इसको भी पढ़ेंगे अभी हम, बट अभी लिख लेते हैं NABARD, as per the norms prescribed by, as per the norms prescribed by RBI, Reserve Bank of India, as per the norms prescribed by RBI. The example includes, एक नंबर एग्जाम्पल बताओ तुम लोग जल्दी से, देखा हो ऐसा कोई ग्रामीण बैंक तो। ऐसे नाम सुना आपने कहीं पे, ग्रामीण बैंक तो है तुम्हारा एक, जैसे झारखंड ग्रामीण बैंक लिखो, वनांचल ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक एक्सेट्रा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स है, हर स्टेट में उसका बैंक होता है। हाँ नहीं, RRBs अलग बैंक हो गया, वो अलग हो गया, सारे बैंक्स अलग अलग हैं। ये जो RRBs की बात करी, दे आर द स्पेशलाइज्ड बैंक, फाइन, इसीलिए तो बोल रहे हैं इनका, जैसे हमने देखा था। एक बात मुझे बताओ, नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स है, जैसे हमारा देसी वाला जो बैंक था, फाइन, तो देसी वाले बैंक में कितना था, पढ़ा था हमने उस दिन PSL रिक्वायरमेंट, वहाँ पे कितना था 40%, अपने टोटल नेट एडजस्टेड क्रेडिट का 40% देगा वो लोग, प्रायोरिटी सेक्टर्स, फाइन। फिर उसमें हमने देखा था जो फॉरेन बैंक्स है जिनका 20 से कम है, उनको कितना था, उनका PSL रिक्वायरमेंट कम था, 20% था, समझ रहे हैं। फिर इसमें भी 40% में हमने देखा सब टारगेट्स थे, 18% ओनली फॉर द एग्रीकल्चर, फाइन, वीकर सेक्शन, फाइन, MSME, डिफरेंट सब सेक्टर्स हुआ करते थे क्रेडिट में। लेकिन हमने बताया वहीं पे जो RRBs है, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ बैंक विच इज फोकस्ड ओनली इन अ रूरल एरिया एंड द विलेज इकोनॉमी। सो यहाँ पे इनका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा है, यानी कि ये अपने लोन का 75% सिर्फ विलेज और रूरल इकोनॉमी को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अलग बैंक है, समझ रहे हैं। बाकी बैंक्स के साथ क्या है, जैसे PSB, तो मैंने बोला उसमें सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, यानी कि इसके टोटल शेयर का 50% से ज़्यादा हिस्सा सरकार के पास होगा, समझ रहे हैं। इस बैंक का फंडिंग पैटर्न क्या है कि तुम देखोगे इसमें 3 बैंक है, एक तो स्पॉन्सर बैंक्स हैं, फाइन, 50, 15 और 35, तो स्पेसिफिक रेशियो में होता है, फाइन। वो जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स जो हमने देखते हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है, RBI करता है, डायरेक्ट RBI करता है, फाइन। बट इनको डायरेक्ट RBI नहीं करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, NABARD, फाइन। और NABARD किस पे करता है, जो नॉर्म्स RBI बनाता है उसी नॉर्म्स के ऊपर इसको रेगुलेट करता है। हाँ, NABARD इंडिया में जो भी बैंक नाम से कुछ भी आएगा उसको कौन करेगा, RBI, ठीक है। तो RBI बहुत बड़ा, समझ गया मेरी बात। तो ये फ़र्क होता है तो RRBs अलग होता है बाब। तो ग्रामीण बैंक इज अ कमर्शियल बैंक ही है, वो सारा लोन डिपॉजिट एवरीथिंग, उसको भी रेपो मिलेगा, हर चीज़ है वो, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा फीचर अलग है। दीज आर द बैंक बट फॉर द स्पेशल नीड ऑफ द रूरल इकोनॉमी, समझ रहे मेरी बात। देखेंगे इस बात को, राइट। NABARD लिख दिया आपने, फाइन, एग्जाम्पल लिख दिया, फुल द स्टॉप, ठीक है। हमने कहाँ तक देख लिया मुझे बताओ, कमर्शियल बैंक्स हमने देख लिया है ना। अब नाउ गिव अ हेडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, और कोऑपरेटिव बैंक्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो वर्ड ये कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है प्रीति, कोऑपरेटिव कभी देखा है तुमने, नाम सुना है कभी कोऑपरेटिव बैंक्स का, नहीं, कोऑपरेटिव बैंक का नाम नहीं सुना आपने, कोऑपरेटिव बैंक, अब ध्यान रखना, सुनना कभी, देखिएगा तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, रूरल, डिफरेंट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है थोड़ा सा, फाइन। यहाँ पे क्या है कि दिस बैंक्स
कहने का मतलब है कि ये जो कोऑपरेटिव वर्ड किससे बना है, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग, सहकारी संस्था कहते हैं उसको। सहकार मतलब सब मिलके बनाते हैं इस बैंक को। फाइन, कहने का मतलब द कस्टमर इज ऑल्सो द ओनर ऑफ दिस बैंक। अब तुम बोलेगा साला मैं ओनर मैं भी कस्टमर, तो हाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि मान लो हम लोग 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, हम तीनों का धंधा क्या है कि हम लोग किसान, ठीक है, हम लोग किसान क्या है कि हम लोग किसान किस चीज़ का उगाते हैं, मान लो कि हम लोग के पास 4 भैंसें हैं, ठीक है, हमारी भैंसें अच्छे खासा दूध देती है, तो हमने क्या किया, हम अकेले अकेले जाते हैं साइकिल से उसको बेचने के लिए, ठीक है, मैं लेके जाता हूँ, प्रीति अपनी स्कूटी लेके पहुँचती बेचने के लिए, तुम अपनी बैलगाड़ी लेके पहुँचता है, मैं अपनी साइकिल लेके पहुँचता हूँ, है ना, तो तीनों अपना अपना बेचते हैं। तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कितनी बार होता है रेट अच्छा मिलता है, कभी रेट नहीं मिलता है, कभी हमारा दूध नहीं भी बिकता है, कैसे किसी टाइम होता है, तो कभी कभी फटने का भी खतरा रहता है, क्योंकि लूप क्या उसका आइटम लिमिटेड है, उसका जो वो पेरिशेबल वो होता है वो काफ़ी पेरिशेबल होता है मिल्क आपका। तो यहाँ पे हम तीनों ने क्या किया, बोलते हैं कि यार ऐसा काम करते हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम तीनों धंधा तो कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यार हम लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, जिसमें हम लोग का फ़ायदा भी नहीं हो रहा है और हम लोग अलग एफर्ट भी आ रहे हैं, अपने को कुछ मिल भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक दिन हम लोग विचार करते हैं कि ऐसा क्यों ना करें, हम एक कोऑपरेटिव बैंक्स बना लें। तो कोऑपरेटिव बैंक्स हमने बना लिया, कहने का मतलब आपने कुछ पैसा डाला 10,000 मैंने मिलाया, 10,000 आपने मिलाया। 10,000 मिलाने के बाद हमने बोला कि अब ये जो पैसा है आउट ऑफ दिस 3,000 जो हो गया, इससे हम लोग आपस में एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, लोन। फाइन, तो हमने इस पैसे से क्या किया, हमने एक बैंक बना लिया। फाइन, बैंक बनाने के बाद क्या किया, फिर ये जो हमारा इस बैंक का स्पेशलाइज्ड काम क्या होगा कि हम जो इसके कस्टमर है, हम जो उन्हें बनाया उनके फ़ायदे के लिए काम करिए। यानी कि मान लो हम तीनों में किसी को लोन की ज़रूरत है, जैसे विमल को चाहिए लोन, तो वो आके यहाँ से लोन ले सकता है। फाइन, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो ये आपका दीज आर द सोसाइटीज़। फाइन, दीज आर नॉट द कंपनीज। इसको किस तरह बनाया जाता है, सोसाइटीज़ के तरह पे बनाया जाता है। फाइन, दिस इज नॉट द कंपनीज। जैसे हमने देखा अभी जो बैंक है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एज अ कंपनीज, बैंकिंग कंपनी कहते हैं उसको। फाइन, बट दीज आर नॉट द कंपनी। तो यहाँ पे एक आदमी एक वोट ये काउंट किया जाता है। फाइन, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, सबका मिला जुला बैंक। नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग हो गया, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे स्तर पे, ठीक है। कोऑपरेटिव को हमने इसको पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर दे दिया, है ना, वो बैंकिंग स्ट्रक्चर में नहीं, वो आप किसी एक्टिविटीज़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं कि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, मिल के हम लोग पापड़ बेच रहे हैं। फाइन, तो मार्केटिंग एवरीथिंग उसमें कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने इसको बैंक का स्वरूप दे दिया। तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी क्या है, कोऑपरेटिव बैंक डिफरेंट टाइप का है। जैसे कि हम बोले थे कि दूध वाला, तो हम लोग मान लो इसी में क्या करते हैं, हम लोगों ने पैसा बना लिया, दूध ले लिया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग आउट ऑफ दिस कोऑपरेटिव्स, फाइन, कोऑपरेटिव बैंक्स कह लो, हमारे पास पैसा है, फिर यहाँ पे हमारी कोऑपरेटिव्स क्या करेगी, नाउ हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक वैन खरीद लेते हैं फ्रीजर वाला। फाइन, तो वो क्या करेगी, सुबह उठ के हमको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक आदमी रख लिया, ठीक है, उसको ड्राइवर दे दिया, उसको ट्रेन कर दिया, वो गाड़ी लेके हम लोग के घर से जाता है और वहीं से दूध इकट्ठा कर लेता है। फाइन, क्योंकि फ्रीज़र है, दूध ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद हमने एक छोटी फैक्ट्री भी बना दी, फाइन, जहाँ पे फिर उस दूध को ले जाके क्या कर रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग करके उससे घी, दूध, दही, आइसक्रीम जो जो निकल सकता है हम उससे निकाल रहे हैं। फिर उस पर वैल्यू एडिशन करने के बाद, क्योंकि आइसक्रीम ज़्यादा महंगी मिलता है दूध से, समझ रहे हैं, फिर बाद में इसको हम बाहर मार्केट कर दे रहे हैं, है ना, बाहर अपना टैगिंग लगाया, अपना एक ब्रांड बनाया, फाइन, विमल नाम से। विमल का नाम अभी दूसरे लिए, हम इसको दूध बेचेंगे इसी नाम से, ठीक है, विमल जुबा केसरी, ठीक है। तो जुबा केसरी नाम से अपना ब्रांड बनाया और जुबा केसरी नाम से इसको बेचना। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको हम तीनों ने आपस में बांट लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम सबका फ़ायदा हो गया, हमारा वैल्यू भी ज़्यादा मिला, पैसे भी आ गए, एंड दिस इज। तो इसी में तो कोऑपरेटिव्स तुम कहीं पे भी बना सकते हो। फाइन, जैसे कि मैंने जो भी एग्जांपल दिया, ये कोऑपरेटिव्स तुम एग्जांपल देखोगे अमूल का दूध पिया है तुम लोग, अमूल खाता है इंडिया, अमूल बटर खाया होगा कि नहीं, तो अमूल इज नॉट द कंपनी, दिस इज कोऑपरेटिव। फाइन, तो इंडिया में जब व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है, फाइन, वर्गीस कुरियन को बोला जाता है ना व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक, जहाँ पे क्या होता है, दुग्ध क्रांति होती है, व्हाइट क्रांति, सफ़ेद क्रांति, जहाँ पे दूध का उत्पादन काफ़ी बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव्स का बहुत रोल रहा है। तो पहली बार ये कोऑपरेटिव्स जो था, तो इसका पूरा नाम पता है क्या होता है, अमूल का पूरा नाम क्या है, पता है पूरा नाम क्या है इसका, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, ठीक है, अमूल। तो अमूल वॉज अ कोऑपरेटिव, समझ, आनंद उस जगह का नाम है जहाँ पे ये बनाया गया था। तो वहीं पे क्या किया, वहाँ के जितने भी किसान थे, जितने बार
दूध था, तो इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव बनाया। और ये कोऑपरेटिव क्या था, मार्केटिंग बेस्ड था, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका काम नहीं था सिंपल प्रोडक्ट। तो सबके जितने किसान है, मान लो एक गांव के 4 गांव के सारे किसान हैं, सब पंचायत की मिलके बना लिया, तो ये क्या करते थे, वही फैक्ट्री लगा दी, वैन खरीद लिया, फिर ये क्या करते थे, घर घर जाके सबसे कलेक्ट किया, सबके घर से दूध उनको ला के फैक्ट्री में डाला, फिर फैक्ट्री में उससे प्रोसेसिंग करके अमूल की ब्रांडिंग लगा के पूरी इंडिया में बेचा, बाहर भी बेचा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ इन सारे किसानों में फिर सबको बांटा दे गया। समझ रहे हैं? तो ये अमूल का एग्जाम्पल क्या है, सीओ। हाँ, सीओ तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो किसी का हो सकता है, फाइन, बट इट हैज़ बीन स्टार्टेड एज अ कोऑपरेटिव, फाइन। ये कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल था। बाद में तुम चाहे तो इसका कुछ भी नाम जब बढ़ जाएंगे अपन, तो इसको तो किसी फॉर्म में कंपनी नाम में भी तुम रजिस्टर्ड कर सकती है, आईपीओ भी ला सकती है, कुछ भी कर सकती हो तुम, फाइन, बट दिस वॉज स्टार्टेड एज अ कोऑपरेटिव। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बहुत हो सकता है, जैसे कि एक कोऑपरेटिव है तुम्हारा नैफेड का नाम सुना होगा तुम, एक कोऑपरेटिव का नाम है ट्राइफेड, ट्राइबल का जितना प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड बनाया गया, तो झारखंड में तुम्हारा ट्राइफेड, फाइन। उसके बाद है नैफेड, फाइन। तो ये ट्राइफेड क्या करता है कि जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, फाइन, जैसे बताया मिल का, तो ये ट्राइबल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, समझ रहे हैं? उसी तरह है नैफेड, ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करता है, फाइन। बहुत सारे ऐसे हैं कोऑपरेटिव्स। एक आपका फर्टिलाइजर्स के लिए भी, जो जितने भी फर्टिलाइजर, मान लो कि अभी हम ही लोग किसान हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग की सिंगल बार्गेनिंग पावर तो है नहीं, ठीक है, तो हम मार्केट में जब जाते हैं खाद खरीदने के लिए, खाद अपने को महंगा पड़ता है क्योंकि इंडिविजुअली देगा, 1000 रुपये की मान लो बोरी देता है। हमने क्या किया, हम लोगों तीनों ने मिलकर अपने कोऑपरेटिव बना लिया, फाइन। अब हम बल्क में, मान लो हम लोग मैं अपने आप में 1000 आदमी, तुम अपने आप में 1000 आदमी, तुम अपने आप में 1000, लेट्स से फॉर द एग्जाम्पल कितने लोग, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तीनों की बार्गेनिंग एक हो गई ना, पावर बढ़ गई हमारी, तो वी कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव, और जहाँ पे हम डायरेक्ट कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बात कर सकते हैं और वहाँ से हम बल्क में सामान खरीद सकते हैं, फिर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल इसको बल्क के सामान को सबको हम उसी रेट पे बेच सकते हैं। तो कोऑपरेटिव कहीं पे भी कैसे भी बनाया जा सकता है। बस कॉन्सेप्ट क्या है कोऑपरेटिव का, कि यहाँ पे जो कस्टमर होता है वही उसका ओनर होता है, समझ गए मेरे बात? एंड दिस इज मेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी के लिए भी आप बना सकते हो कोऑपरेटिव, ठीक है ना? तो कुछ कोऑपरेटिव मार्केटिंग बेस्ड होता है, कुछ कोऑपरेटिव जैसे कि अमूल इज द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कोऑपरेटिव, कुछ आपका प्रोड्यूसर बेस्ड कोऑपरेटिव होता है। तो मान लो हम लोग जैसे किसान हैं, हम लोग प्रोड्यूसर हैं, तो हम लोग प्रोड्यूसर बेस्ड बना लेंगे कि जितना भी ज़मीन लगेगा, खाद लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, हर चीज़ करने का, तो हमने एक कंबाइंड करके उसको स्ट्रक्चर रूप दे दिया, समझ रहे हैं मेरे पास? उसी तरह बहुत सारा प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है, बहुत तरह तरह के कोऑपरेटिव्स हो सकता है, ठीक है? तो हेडिंग दीजिए कोऑपरेटिव, ठीक है? तो लिखोगे द कोऑपरेटिव्स बैंक्स इन इंडिया, the cooperative banks in India are incorporated and registered under the cooperative banks in India are incorporated and registered under States Cooperative Society Act, registered under State Cooperative Societies Act, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, समझ रहे हैं आप? स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, बट एक्ट पास करके बनाएगी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना? कोऑपरेटिव एक्ट पास विच इज पास्ड बाय द स्टेट, which is passed by the state, which is passed by the state, लिखेंगे full stop. The cooperative banks are also regulated through two acts of the central government, अब समझना मेरी बात, कॉन्सेप्ट है थोड़ा यहाँ पे। ये क्या है कि मैंने क्या बोला, इसके किसके तहत बना जाएगा तुमको? स्टेट गवर्नमेंट अलग से पास करेगी स्टेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उस एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव्स बनाया जाएगा, कह रहे बात? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी एंड द कोऑपरेटिव्स, ये जो है फाइन स्टेट गवर्नमेंट पास कर सकती, बट यहाँ पे सेंटर का भी रेगुलेशन जारी होता है। एंड व्हाई दिस हैपन? क्योंकि जो बैंकिंग है, फाइन, बैंकिंग, मनी, फाइनेंसेस, ये है, इट कम्स इन द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
हमारे पास है ना 7 शेड्यूल 8 शेड्यूल में तीनों चीज़ बनी है, सेंट्रल का लिस्ट है, स्टेट का लिस्ट है और कॉन्करेंट का लिस्ट है। तो बैंकिंग किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी चीज़ अगर बैंक है, तुम चाहे कुछ भी बनाओ, बट व्हेन इनटू दिस बैंकिंग बिजनेस, व्हेन इनटू दिस थिंग्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, तो वहाँ पे तुमको एक आदमी के रेगुलेशन में तो आना ही पड़ेगा, और वो कौन है? आरबीआई। गेटिंग माय पॉइंट? और जब आरबीआई आएगा तो आरबीआई अपने एक्ट के थ्रू क्या करेगा? उसको गवर्न भी करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों एक्ट का नाम लिखेंगे। पहला एक्ट कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और दूसरा एक्ट है बैंकिंग लॉज, बैंकिंग लॉज, बैंकिंग लॉज, ओपन द ब्रैकेट, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955, बैंकिंग लॉज in the bracket, right, cooperative societies, close the bracket, act 1955 लिखेंगे। the cooperatives can be formed, the cooperatives can be formed in the all kind of activities, the cooperatives can be formed in all kinds of activities, in all kind of activities such as production, marketing, distribution, processing, servicing, and banking in India, and banking in India लिखेंगे। Customer are the owner of cooperative banks. Customer are the owner of cooperative banks. Customer are the owner of cooperative banks. Full stop. They function with the rule of, they function with the rule of, under quote, one member, one vote. They function with the rule of one member, one vote, and on no profit, no loss basis. हमारा सिंपल मतलब है अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। hence they do not focus on profit maximization, hence they do not focus on profit maximization, profit maximization लिखोगे। these banks mainly focus on, these banks mainly focus on agriculture and rural sector lending, these banks mainly focus on agriculture and rural sector lending, these banks mainly focus on agriculture and rural sector lending, full stop लिखोगे। fine, for providing short term credit, for providing short term credit, the cooperative banks in India, for providing short term credit, the cooperative banks in India, the cooperative banks in India exist in three tier, exist in three tier। फाइन, अब मैंने बोला स्टेट में होगा तो पहला स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा बैंक हो गया। फाइन, तो स्टेट लेवल पे एक हो जाएगा, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तीसरा आपका विलेज लेवल पे। फाइन, ऐसे करके बनाओ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। फाइन, तो स्टेट लेवल पे होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट वाले को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। फाइन, और विलेज वाले को बोलेंगे पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स।
state cooperative banks, district cooperative banks, and primary agriculture credit societies. Primary agriculture credit society, PACS. ठीक, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट ये देगा, उसका 3 स्ट्रक्चर है, फाइन. और लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए इसका 2 स्ट्रक्चर है. लिखोगे, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट or there are 2 types of cooperative banks, or there are 2 types of cooperative banks dealing in long term credits are dealing in long term credits are डीलिंग विथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स आर. फाइन. कौन कौन सा है? एक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, LDB कहते हैं इसको, LDB, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. फाइन. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैब, LDB. और दूसरा लिखोगे कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. कार्ड बीज, उसको क्या बोलेंगे हम? कार्ड बीज. कोऑपरेटिव एंड कार्ड बीज, कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म में 3 टियर है इसके पास. एक आपका स्टेट लेवल पे जिसको हम बोलेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और विलेज लेवल पे जिसको बोला जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास वी हैव लैंड, LDB, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और आपका कार्ड भी. ठीक, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. तो ये 2 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. फाइन. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फिर. Cooperative banks are the first government sponsored, government supported, cooperative banks are the first government sponsored, government supported, and government subsidized, and government subsidized financial agency in India. Government subsidized financial agencies in India. Financing agency of India. देखा आपने? फुल स्टॉप. ठीक है. अभी देखो क्या था. अब याद रखना, इसका रेगुलेशन कौन करता है? जैसे RRB इसको कौन कर रहा था? नाबार्ड. तो पहले क्या था, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने क्या बोला, इसको बना किससे सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है बाय पासिंग एक्ट. फाइन. तो इसके ऊपर रेगुलेशन किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, जो कि एक अधिकारी होता है, इसको हम कहते हैं द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो यही PCS अधिकारी ही होता है. तुम लोग अगर JPSC पास करके जाएगा तो तुम लोग ये बन सकता है. ठीक है ना. तो यही अधिकारी होता है. स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट का कंट्रोल होता है. और बैंकिंग का बिजनेस है तो कौन कंट्रोल करेगा इसको? RBI. फाइन. तो ये क्या डुअल कंट्रोल हुआ करता था पहले. फाइन. बट डुअल कंट्रोल से दिक्कत हो जाएगी. एक ही 2 आदमी एक ही चीज़ को कंट्रोल करेगा तो तुमको पता दिक्कत हो ही जाएगी ना. फाइन. तो क्या किया, 2020 में सरकार ने इसका डुअल कंट्रोल खत्म करके इसको पूरे किसके अंदर ला दिया? RBI के अंदर. फाइन. तो नाउ जब RBI इसमें आ गई तो नाउ RBI हैज़ lots of regulatory or supervisory power with respect to this cooperative banks. And after this changes, now the RBI on the recommendation या फिर on the advice of RBI they have to recruit their main chief executive officer or the managing director. फाइन. तो आपको लेना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से फिर ये लोग काम करने लगे. ठीक है ना. तो 2020 में क्या कर दिया, इसका डुअल कंट्रोल खत्म कर दिया. तो इस बात को लिखेंगे. इन 1920 में पहुंच गया मैं. इन 2020 the government of India has approved to bring the regulation of
to bring the regulation of cooperative banks, to bring the regulation of cooperative banks under RBI, under RBI, by bringing the amendment, by bringing the amendment, by bringing the amendment in Banking Regulation Act, by bringing the amendment in Banking Regulation Act 1949, 1949, full stop. Before this they were under, before this they were under the dual control of RBI, they were under the dual control of RBI and state government, dual control of RBI and state government through the registrar of cooperative society, cooperative societies. Fine. Paragraph. So as per the changes, cooperative bank should be audited. So as per the changes, cooperative bank should be audited, according to the norms prescribed by RBI, according to the norms prescribed by RBI. फाइन, फिर लिखेंगे फुल स्टॉप, लिखोगे द अपॉइंटमेंट ऑफ CEO, the appointment of CEO of these banks will also require, the permission of RBI, and the RBI can supersede, the board of cooperative banks, the board of cooperative, बोर्ड वही है जो बैंक को चला रहा है, जो एक बोर्ड हमने बनाया देखा था ना, the board of cooperative banks in consultation with state government. If any cooperative banks is in the crisis, if any cooperative bank is in the crisis. Fine. So this has been done, cooperative banks. Okay. कल हम देखेंगे अब डेवलपमेंट बैंक्स. तो नबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक क्या होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है, मुद्रा बैंक क्या होता है, गेटिंग माय पॉइंट. तो इन सारे बैंक्स को देखेंगे और उसके बाद हम फिर चले जाएंगे एक अलग बैंकिंग में जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, जहाँ पे फिर हम दो तरह के बैंक देखेंगे. प्राइवेट कौन सा बैंक है, एक आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा आपका पेमेंट बैंक है कि नहीं. इससे पहले पता चला था इतने सारे के बैंक होते हैं. तो दी आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक. फाइन. फिर उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंकिंग. फिर डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के पास एक दो टर्म देखेंगे जैसे कि शैडो बैंकिंग क्या होता है, ठीक है, अम्ब्रेला बैंकिंग क्या होता है, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है. फाइन. एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर वुड बी फिनिश्ड फॉर टुगेदर. ठीक है ना, समझ गए मेरी बात. सो दिस इज व्हाट, क्या बात समझ में आई आपको. देखिए आसान सी सब चीज़ है, इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं, बस चीज़ों को समझ लेना है. ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, क्योंकि आपकी क्लासेस हमको लगता है बच्चे आ चुके हैं. ठीक है, वरना हम लोग और थोड़ा देर बैठ जाते हैं. ठीक है.